भरम के इस एपिसोड में हम जड़त्व अर्थात इनर्शिया की बात करेंगे। जब हम न्यूटन के गति नियम पढ़ाते हैं उस समय हम जड़त्व की बात करते हैं। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे, और अगर वो गतिशील है तो तब तक वो उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी, चलती रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगे। अब आप देखिए, न्यूटन के पहले गति नियम में हम जो कहते हैं और इस जड़त्व के व्याख्या करने में जो हम कहते हैं उसमें क्या फर्क है? इतना ही फर्क है कि यहां हम कहते हैं वो चाहती है, वो वस्तु चाहती है, और वहां हम कहते हैं कि चाहने वाने का सवाल नहीं है। अगर फोर्स नहीं लग रहा तो उसको रहना पड़ेगा। अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहती है, और अगर वो चलती है तो चलती रहती है, और अगर फोर्स लग गया तो न्यूटन के गति नियम, दूसरे गति नियम की बात हो गई। तो यहां सिर्फ एक वो चाहने वाला फैक्टर हम अलग से लेकर के आ रहे हैं, और एक तरीके से हम न्यूटन के प्रथम गति नियम को जस्टिफाई करने की कोशिश। क्यों विराम में रहती है? अगर फोर्स नहीं लगे, बाहरी बल न लगे, तो वो क्यों विराम में रहती है, क्यों रेस्ट में रहती है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो ये एक ही चीज को दो तरीके से कहने का, न्यूटन के पहले नियम से आप जड़त्व को जस्टिफाई करें, जड़त्व से आप न्यूटन के, कुछ घालमेल तो जरूर है। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है, कोई गलतियां नहीं होती हैं इस घालमेल के कारण से, लेकिन कुछ घालमेल तो जरूर है। लेकिन आज मैं उस प्रयोग की बात करना चाहता हूं जो इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट को दिखाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशंस क्लासरूम में अक्सर किए जाते हैं, किताबों में लिखा जाता है, और वो है अपना ये कार्ड कॉइन का एक्सपेरिमेंट। तो बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है और सभी जानते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें ये गिलास लिया जाता है शीशे का, और गिलास के ऊपर में एक कोई कार्ड रख दिया जाता है, पोस्ट कार्ड टाइप का, कुछ चार्ट पेपर टाइप का कुछ रख देते हैं यहाँ पे, या कोई पतली प्लास्टिक की शीट रख देते हैं, और उसके बीच में एक कॉइन रख देते हैं, एक सिक्का रख देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि एक साइड से इस कार्ड को जबरदस्त झटका दो। और जब झटका देते हैं तो कार्ड तो आगे गिर जाता है और कॉइन गिलास के अंदर चला जाता है, और फिर हम कहते हैं देखो 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 इनर्शिया, ये देखो कॉइन जो है वो अपनी जगह पे रहना चाहता था, और कार्ड चला गया तो भी उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, अपनी जगह पे ही रहना चाहता था वो, और चूंकि नीचे कार्ड नहीं है तो फिर धरती के आकर्षण के कारण से नीचे गिर गया वो गिलास के अंदर में। ऐसा हम लोग बताते हैं, और इस तरह से इनर्शिया को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को और गहराई से हम लोग सोच ले कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर बल लगाते हैं अंगुली से और कार्ड को यहां से निकाल देते हैं, तो ये जबरदस्त झटका देने की क्या जरूरत है, जोर का झटका देने की क्या जरूरत है? हम धीरे से झटका दें कार्ड को, तब क्या कॉइन की इनर्शिया उस समय सोई रहती है? वो अगर आप इसको धीरे से झटका दें तो वो कॉइन कार्ड के साथ साथ ही आगे चला जाता है गिलास के बाहर। तो क्या कुछ उसके जड़त्व का जो गुण है, उसकी जो चाहत है, उसकी जो प्रवृत्ति है विराम अवस्था में बनी रहने की, वो एक खास झटका देने पर जगती है, उसके पहले तक वो सोई रहती है। दरअसल आप जब भी इस तरीके से कार्ड पे कॉइन रख करके और कार्ड को चलाने की कोशिश करेंगे तो कार्ड उस कॉइन पे एक घर्षण का बल लगाएगा, और घर्षण का बल अगर लगाएगा, फ्रिक्शन का बल अगर लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा? सामने की दिशा में। जिस दिशा में कार्ड जा रहा है उसी दिशा में वो लगाएगा, क्योंकि उसमें वो आपस में एक दूसरे के प्रति फिसलना नहीं है, और उसको कोशिश यही है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा है कि वो फिसलने का विरोध करे। तो अगर कार्ड जा रहा है तो कॉइन को भी साथ साथ ले जाएगा, और होता ही है। ये आप धीरे से इसको आप झटका दीजिए,
हल्के से उसको आप उंगली से ठुक कीजिए या पकड़ करके खींच लीजिए ना दूसरे साइड के अंदर में धीरे धीरे, तो कॉइन उसके साथ साथ चलता है। और ये घर्षण का बल है जो कि उसको साथ साथ चलाता है। और आप जोर का भी झटका देते हो तब भी घर्षण का बल तो लगता ही लगता है। घर्षण का जो बल है कॉइन के और कार्ड के बीच में, जो फ्रिक्शन का फोर्स है, वो तो कुछ म्यू टाइम्स उसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, जो यहाँ पे इस छोटे कॉइन का जो वेट है mg, ऐसा। तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है इसके ऊपर इस तरफ को, तो फ्रिक्शन का फोर्स म्यू टाइम्स mg, ये आगे की तरफ, ये फ्रिक्शन का फोर्स आगे की तरफ उसको लगना है। जितनी देर कार्ड को फिसलना है कॉइन पे उतनी देर ये लगना है। काइनेटिक फ्रिक्शन है, एडजस्टेबल नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन है, फिसल रहा है कार्ड के ऊपर, कॉइन फिसल रहा है ना, गतिज घर्षण है ये। तो इसलिए ये म्यू इंटू एम जी इतना बल इसके ऊपर आगे लगना है और इसलिए इसका एक्सेलरेशन होना ही है, इसका एक्सेलरेशन इतना होना ही है। बल लग गया, अब ये विराम में नहीं रह सकता, इसको आगे की तरफ इसमें त्वरण उत्पन्न होना ही है। और वो त्वरण फोर्स डिवाइडेड बाय मास यानी म्यू इंटू जी, इतना त्वरण होना है। आप धीरे से झटका दीजिए या जोर से झटका दीजिए, अगर वो फिसल रहा है तो इतना त्वरण होना ही है। तो ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का दूर दूर तक कहीं भी उदाहरण नहीं हुआ। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है, विरामावस्था से वो गति की अवस्था में आ रहा है, तो ये तो इनर्शिया का कहीं दूर दूर तक उदाहरण है भाई। तो गिलास में क्यों गिरता है? गिलास में गिरने का कारण यह है कि जब हमने इसको जोर का झटका दिया और कार्ड में एक बड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी उस फोर्स के कारण से, झटका देने वाले फोर्स के कारण से कार्ड में मैंने बड़ी सी वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी, तो उस बड़ी सी वेलोसिटी के कारण से ये कार्ड बहुत थोड़े समय में ही यहां से आगे बढ़ जाता है। तो इस कॉइन को बहुत कम समय मिलता है इस कार्ड के संसर्ग में रहने का। जो वेलोसिटी कॉइन ने गेन की है v, जो कि a टाइम्स t है और a यहां है आपका, तो ये जो वेलोसिटी है इतना आप समय नहीं दे रहे हो उसको, टाइम बड़ा कम है। ये कार्ड जब तक है उसके संपर्क में तब तक वो फ्रिक्शन के फोर्स से उसको आगे की तरफ त्वरित कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है आगे की तरफ, लेकिन आप समय नहीं दे रहे हो। झटका, जोर का झटका, क्यों कहते हैं हम जोर का झटका? ताकि इसको इतनी वेलोसिटी मिल जाए कि ये फट से कार्ड कॉइन से अलग हो जाए। आप उसको समय नहीं दे रहे हो, और समय नहीं देने के कारण से जो x है हाफ at स्क्वायर, तो अगर आपने ये t बहुत कम कर लिया है तो ये x बहुत कम होगा। तो कार्ड कॉइन के नीचे से निकल गया उतनी देर के अंदर में आगे तो बढ़ा है, कितना आगे बढ़ा है? इतना आगे बढ़ा है, और t बहुत कम है तो बहुत थोड़ा ही सा आगे बढ़ा है। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? अगर कार्ड यहाँ से निकल गया और ये थोड़ा आगे बढ़ा है, केवल थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ये कहाँ जाएगा? ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, इसको गिलास के अंदर ही गिरना है। इतना चौड़ा गिलास है, 6 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, 4 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, और वो चल पा रहा है 3-4 मिलीमीटर, क्योंकि आपने टाइम अलाउ नहीं किया है। और आप इंसिस्ट करते हो, जोर का झटका देना, जोर का झटका देना, जोर का झटका देना। आप टाइम अलाउ नहीं कर रहे हो, इसलिए वो गिलास के अंदर में गिर रहा है, न कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, वो विराम अवस्था में था, वो विराम अवस्था में रहना चाहता था या रहने को मजबूर था। नहीं, वो विराम अवस्था में न रहने को मजबूर था, न वो रहना चाहता था। एक्सटर्नल फोर्स के कारण से उसको बढ़ना था और गिलास के अंदर गिरना था। लेकिन अगर आपने वो झटका धीरे से दिया और आपने ज्यादा समय अलाउ कर दिया, तो वो अलग होने के बाद भी गिलास के बाहर गिर सकता है। आप अपने घर में इस प्रयोग को करें और कभी थोड़ा सा झटका दें, कभी जोर का झटका दें, और देखें कि कभी ये सिक्का आगे गिरता है और कभी गिलास के अंदर भी गिरता है। इसी तरह से एक और उदाहरण बड़ा प्रचलित है
कि जब आप किसी कंबल को और झाड़ झाड़ करके या पीट पीट करके उसके धूल के कण अलग करते हो, तो वो भी उदाहरण दिया जाता है जड़त्व के रूप में। क्या कहते हैं, जब आपने उसको जोर से पीटा उस कंबल को, तो कंबल तो चल पड़ा, लेकिन जो धूल के कण हैं वो चूंकि विरामावस्था में थे, वो विरामावस्था में ही बने रहना चाहते हैं और इसलिए वो वहीं रह जाते हैं, कंबल दूर हट जाता है और वो अलग हो जाते हैं। तो जब हम उस धूल भरे कंबल को लेकर के अपनी अलमारी में से निकाल करके और बाहर ले जाते हैं झाड़ने के लिए या पीटने के लिए, उस दौरान क्या उसके जड़त्व की प्रवृत्ति सोई रहती है? वो धूल के कण उस समय भी विरामावस्था में थे जब अलमारी में पड़े थे, और हमने जब उसको अलमारी में से निकाल लिया कंबल को, तो धूल के कणों को तो वहीं रह जाना चाहिए था अलमारी में, और कंबल को बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, धूल के कण उसके साथ साथ चलेंगे जब तक आप उसको जोर जोर से झाड़ोगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। वो धूल के कण उस कंबल के जो रेशे हैं और उसका जो भी मटेरियल है उसके साथ में स्टिक किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और उसके कारण से एक बल है जो उनको हमेशा साथ रखता है। और जब आप उसको लेकर के चलते हो तो दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि कंबल धूल के कणों पर बल लगा रहा है। इसीलिए उसने विरामावस्था से कंबल के साथ साथ धूल के कणों को भी गति में लाया है। जब आप अपने डायरेक्शन बदलते हो, दरवाजे में से बाहर निकलते हो, तो कर्व पाथ होता है। धूल के कण कर्व पाथ में कैसे चल जाते हैं? कंबल को तो आपने हाथ से पकड़ा हुआ है और कंबल को तो आप कर्व पाथ में ले जा रहे हो बल लगा करके। धूल के कणों को कौन ले जा रहा है कर्व पाथ के अंदर में? जो कंबल के रेशों के द्वारा लगाया गया बल है, वही उनको कर्व पाथ में, वक्र पथ में ले जा रहा है। तो वो बल उस समय भी है जब आप जोर जोर से झाड़ रहे हो, वो बल उस समय भी है, लेकिन वो बल इतना अधिक नहीं है कि उतने अल्प समय के अंदर में और वो उसको फिर भी साथ रख सके। आपने तेजी से जब उसको कंबल को बल लगा करके और एक तरफ को झाड़ दिया या पीट दिया और विस्थापित कर दिया, तो अब वो बल इतना अधिक नहीं है कंबल के रेशों के द्वारा धूल के कणों पे कि उसको साथ साथ उतना त्वरण दे सके कि वो भी साथ साथ चल पाए, और इसलिए वो अलग हो जाते हैं। ये न्यूटन के दूसरे गति नियम का उदाहरण है, ये पहले गति नियम का तो उदाहरण ही नहीं है। और जड़त्व और पहला गति नियम एक ही है, उसमें दो चीज ही नहीं है वो, तो जड़त्व का भी ये उदाहरण नहीं है। ऐसे ही जितने एक्सपेरिमेंट्स आप दिखाते हैं या बताते हैं, अधिकांश की यही गति होने वाली है, ध्यान रखें। विराम के जड़त्व का उदाहरण हम ऐसा क्यों नहीं देते? हमारी किताब रखी हुई है कहीं अलमारी में या टेबल पे, रखिए, यही तो अपने आप में उदाहरण है जड़त्व का। अगर देना ही है तो उस समय उस पर कोई परिणामी बल नहीं लग रहा है, जो भी उस पर अलमारी के फर्श के कारण से, उसके स्लैब के कारण से जो लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रही होगी, बगल की किताब दबा रही होगी, वो सब मिलके परिणामी बल शून्य है, और विराम में पड़ी हुई है वो। तो हम इसका क्यों नहीं उदाहरण देते? ये तो लंबा चौड़ा, इसको पीटो, इसको झाड़ो, इसको ठोको। लेकिन ये भ्रम जो है इनर्शिया के बारे में, ये पुरजोर विश्वव्यापी भ्रम है।